नमस्कार, प्राइम टाइम 8 PM आप देख रहे हैं, जहां खबर भी होती है और हम करते हैं उसका विश्लेषण भी आपके साथ। मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की करते हैं शुरुआत। तो 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पटना आने वाले थे, इससे पहले फुलवारी शरीफ के एक घर में रची जा रही थी खतरनाक साजिश। देश के दूसरे राज्यों से बुलाकर मुस्लिम युवाओं को दी जा रही थी खतरनाक ट्रेनिंग और इस पूरे मामले को ऑपरेट कर रहा था विवादित संगठन PFI। वहीं छापेमारी में इस घर से जो दस्तावेज बरामद हुए उसने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए। जब्त दस्तावेजों में साफ साफ जिक्र है भारत को 2047 तक इस्लामिक राज्य बनाना है। PFI की खौफनाक साजिश नाकाम। इस्लामिक स्टेट बन जाता हिंदुस्तान। 2047 तक इस्लामिक देश बनाने का था प्लान। मुस्लिम युवाओं को खतरनाक ट्रेनिंग। सही सुना आपने, ये था PFI का खौफनाक प्लान। सोचिए, अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो कैसा होता हिंदुस्तान। बिहार पुलिस ने इस प्लान को बेनकाब कर दिया। 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी। ये हैं वो दो चेहरे जिनके गिरफ्त में आने से PFI की इस खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। इस साजिश में झारखंड पुलिस का रिटायर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन और सिमी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज शामिल है। इस खुलासे ने पुलिस प्रशासन और लोगों की नींद उड़ा दी है। पटना के फुलवारी शरीफ के नहर टोला स्थित अहमद पैलेस नाम के इसी घर में रची जा रही थी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की खौफनाक साजिश। जगह है फुलवारी में नया टोला, अहमद पैलेस करके। उसके जो मालिक मकान है मोहम्मद जलालुद्दीन, ये पहले झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हुए और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। जिनके मकान में एक ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं। पुलिस ने बाद में अरमान मलिक नाम के एक और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। 11 जुलाई को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फुलवारी शरीफ के इस घर में रची जा रही है देश को दहलाने की साजिश। प्रधानमंत्री के पटना दौरे से पहले इस इनपुट ने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जो इनपुट मिला था उसके मुताबिक 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी। पिछले एक हफ्ते से इस घर में मुस्लिम युवाओं को खतरनाक ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस इनपुट के बाद पुलिस ने 12 जुलाई को इस घर में दबिश दी, जिसके बाद खुलासा हुआ प्लान 2047 का। कुल 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनमें से जो एक हैं अतहर परवेज के जो अपने भाई हैं मंजर परवेज, वो पहले सिमी, जो कि अब बैन हो चुका है, उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं। जो उनके भाई हैं अतहर परवेज, वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली के इनपुट को माने तो 2 महीने से ये एक्टिविटी चल रही थी, तो बिहार की एजेंसियां भी कहीं ना कहीं पीछे रह गई। ये तो प्रधानमंत्री के आने का वक्त था, तमाम एजेंसियां जो थी वो एक्टिव मोड में थी और इसी दौरान इतनी बड़ी सच्चाई, इतना बड़ा खुलासा हुआ। उसके बाद पटना पुलिस एक्शन मोड में आई और गिरफ्तारियां हुई 2 लोगों की। आज 3 लोग हिरासत में लिए गए। इस घर से जो सामान बरामद हुए उसने खुलासा कर दिया आतंकियों के इस्लामिक स्टेट मिशन का। यही नहीं, इसके अलावा फुलवारी शरीफ के ही गुलिस्तान मोहल्ला स्थित अतहर परवेज के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी। यहां से भी पुलिस को आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये देखिए, इन्हीं पर्चों ने भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश की पोल खोल दी। इस छापेमारी में खतरनाक इस्लामिक संगठन PFI के पर्चे मिले हैं। छापेमारी में इस तरह के हिंदी में लिखे 25 पर्चे मिले हैं। इसके अलावा उर्दू में लिखे 30 पर्चे भी मिले हैं। PFI के 49 झंडे भी मिले हैं। जब्त गुप्त दस्तावेज का नाम इंडिया 2047 है। दस्तावेज में भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात है। इसके अलावा इस छापेमारी में PFI और SDPI के पैम्पलेट, PFI और SDPI के बुकलेट भी मिले हैं। इन्हीं दस्तावेजों में छिपा है हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने का प्लान।
इसके मुताबिक भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों के इस्लामिक स्टेट वाले खतरनाक मंसूबों का खुलासा हो गया। दानापुर से अमरजीत शर्मा, पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो पटना के ही करीब में फुलवारी शरीफ है, जहां पर यह पूरी साजिश रची जा रही थी। खतरनाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। दूसरे राज्यों से मुस्लिम युवाओं को बुलाकर यहां पर खतरनाक ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। इस पूरे मामले को ऑपरेट कर रहा था विवादित संगठन PFI। बार बार इसका नाम लगातार सामने आ रहा है। हाल के दिनों में छापेमारी में इस घर से जो दस्तावेज बरामद हुए, उसके बाद तो हर किसी के होश उड़ गए। जब्त दस्तावेजों में भारत को 2047 तक इस्लामिक राज्य बनाने का जिक्र किया गया था। बढ़ते आगे, श्रीलंका में हालात को काबू में करने के लिए सेना सड़क पर उतर चुकी है। बख्तरबंद गाड़ियों से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है और इस बीच श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के मालदीव छोड़कर सिंगापुर चले जाने के भी कयास लग रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि राष्ट्रपति राजपक्षे ने बुधवार को इस्तीफा देने का वादा किया था। मालदीव छोड़कर सिंगापुर चले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। श्रीलंका से हाल ही में फरार हुए गोटबाया राजपक्षे को लेकर सिंगापुर ने बयान जारी किया है। दरअसल सुबह ही खबर आई थी कि गोटबाया मालदीव के बाद अब सिंगापुर पहुंच गए हैं। इसके बाद ही उनके सिंगापुर में शरण लेने की अटकलें लग रही थी। अब इस मामले में सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि राजपक्षे सिंगापुर में निजी दौरे पर आए हैं। न ही उन्होंने यहां शरण मांगी है और न ही उन्हें शरण दी गई है। इस बीच श्रीलंका में बिगड़ते हालात को संभालने के लिए सेना को पर्याप्त बल के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। इसका मकसद है कि किसी भी हाल में देश में हो रहे उपद्रव और संपत्तियों के नुकसान को रोका जा सके। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी नरम पड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया है कि वे आधिकारिक इमारतों को जल्द छोड़ देंगे। समाचार एजेंसी AFP ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। वहीं राष्ट्रपति गोटबाया ने अब तक इस्तीफे का ऐलान नहीं किया है। हालांकि इस बीच गोटबाया ने बयान जारी करते हुए कहा कि वे काफी दबाव में हैं और सिंगापुर पहुंचते ही इस्तीफा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो श्रीलंका में हर गुजरते दिन के साथ हालात संभलने के बजाय बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। श्रीलंका में हालात को काबू में करने के लिए अब सेना को सड़क पर उतार दिया गया है। सेना हर तरफ नजर रख रही है, खास तौर पर प्रदर्शनकारियों पर, ताकि कोई और ज्यादा नुकसान न पहुंचाया जा सके। बख्तरबंद गाड़ियां जो है उसको लेकर सेना उतरी हुई है और प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने के सिंगापुर जाने के कयास लग रहे हैं और इस बीच प्रदर्शनकारियों की तरफ से यह कहा गया है कि आधिकारिक इमारतों को वो जल्द ही छोड़ देंगे। वहीं गोटबाया राजपक्षे ने सिंगापुर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इस चुनाव में भी विवादों की कमी नहीं है। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को लालच देने का आरोप लगाया तो नरोत्तम मिश्रा का तीखा जवाब भी सामने आया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम के ट्वीट में छुपी है, जो अब सार्वजनिक हो चुकी है। देखिए जरा ये खबर। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में समर्थन और विरोध की सियासत के कई सुर सुनाई दे रहे हैं। कोई अपनी ही पार्टी को नसीहत दे रहा है तो कोई खरीद फरोख्त पर भिड़ गया है। लेकिन सुर्खियों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का वो ट्वीट है जिसने सियासी हलचल बढ़ा रखी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा है, पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं है। पार्टी हाईकमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बुधवार को भोपाल कमलनाथ के निवास पर स्वागत किया गया था। इस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ये नौबत आ गई, अब किसी कांग्रेसी को ही लड़ा लेते। लेकिन इससे भी बड़ा विस्फोट बीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया है। कमलनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को लालच देने के आरोप लगाए हैं।
ये सब छापे मारना, छापे की राजनीति, ईडी की राजनीति, ये तो देश भर में चल रही है। कि मुझे अपने कांग्रेस विधायकों पर पूरा विश्वास है, ये जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। खुद राष्ट्रपति पद के यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे बेहद दुखी हैं। बीजेपी आज अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है। उनके उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने पर सरकार बेहाल हो गई है। 28 आदिवासी एमएलए पर बीजेपी डोरे डाल रही है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को भी फोन कर लालच दिया गया है। मुझे इतना अफसोस है आज के दिन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम रियली पेन्ड। मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। फोन कॉल आया, 50 लाख की बात की गई, तो ये चाहे मेरे साथ हो, चाहे लखनादौन के विधायक हो, चाहे पांचीलाल मेड़ा जी के साथ हो, ऐसे कई विधायकों के साथ की जा रही है। यशवंत सिन्हा जी के लिए पूरी तरह कांग्रेस एकजुट है। पूरे जो वोट है अपने कांग्रेस के, वो पूरे वोट में। कमलनाथ के बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। कहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों का अपमान कर रही है। कमलनाथ ने अपने विधायकों के माथे पर फॉर सेल का टैग चिपका दिया है। आप अपनी ही पार्टी के विधायकों का कहीं अपमान तो नहीं कर रहे हो? आप उनके माथे पर फॉर सेल का एक टैग चिपका दिया है आपने। ये अच्छा नहीं है। एक भी व्यक्ति से आपकी पार्टी के से हमने बात न की है, न हमें करने की जरूरत है। पूरा देश जानता है, विश्व जानता है कि द्रौपदी मुर्मू जी जीत रही हैं। आप अपने कुनबे को नहीं समेट पा रहे हो। एक भी प्रमाण हो तो सामने ला के रखो ना। जाहिर है अभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 दिन और बचे हैं। इस बीच सियासत का और कौन कौन सा रंग दिखाई देगा, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान से पहले सियासी रंग गहराने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने विधायकों और सांसदों को सहेजने में लगी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए राष्ट्रपति चुनाव परीक्षा की खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी की सेंधमारी के कयास लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को है और मतगणना 21 जुलाई को होनी है। बढ़ते आगे, आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले हुए। कैबिनेट ने शराब बिक्री पर सेस बढ़ा दिया। इसके साथ ही मछली पालन की नई नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इससे पहले 7 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी थी। एक बार फिर उम्मीदों के मुताबिक कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री पर सेस बढ़ा दिया गया है। शराब पर सेस 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री वार्षिक स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाकर 70 करोड़ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही भूपेश बघेल कैबिनेट ने कई और फैसलों को अपनी मंजूरी दी है। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष, इनके वेतन भत्ते के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 के प्रारूप का भी अनुमोदन हुआ है और सदस्यों के संबंध में उनके भी प्रारूप का, विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ता के संबंध में भी प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। मुख्यमंत्री जी का जो स्वेच्छानुदान का प्रावधान 40 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए किया गया है। प्रदेश में सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन किया जाएगा। मोटरयान योजना 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नई मछली पालन नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो राज्य में जो प्रचलित मछली पालन नीति है, तो एक नई मछली पालन नीति लागू करने के लिए फैसला लिया गया है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है और इसके लिए पुलिस विभाग के
सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने के बारे में भी निर्णय ले लिया गया है। ट्रांसफर में जो प्रतिबंध है वो हटेगा और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ट्रांसफर के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनेगी। वहीं सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स में 99.95 लाख की छूट देने का सरकार ने फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक आज हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, मंजूरी मिली है। खासकर इस फैसलों की अगर बात की जाए तो विधायकों से लेकर आम लोगों तक के लिए राहत के फैसले लिए गए। सिटी बस का 24 महीने का रोड टैक्स 99.95 लाख रुपए माफ कर दिया गया। विधायकों मंत्रियों के लिए भी खुशखबरी, ये विधानसभा अधिकारियों के वेतन वृद्धि का भी प्रस्ताव पास हो गया। लंबे वक्त से जिसका इंतजार था, उस नई मछली पालन नीति को भी आखिरकार मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में मिल गई है। बात मौसम की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश पर इन दिनों बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। सूबे के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। अब मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रहा है। इंदौर वासियों को लंबे वक्त से बारिश का इंतजार था। जब बारिश हुई तो आफत लेकर आई। अचानक शुरू हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। इस बारिश के बीच एक कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी। बड़ी बात ये थी कि इस कार में 4 लोग सवार भी थे। जिस वक्त कार बह रही थी, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, तभी कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। खरगोन में मूसलाधार बारिश के चलते सर्राफा बाजार में दुकानों में पानी घुस गया। सर्राफा बाजार की सड़क तालाब बन गई और इस दौरान ट्रैफिक बैरिकेड के साथ कई सामान पानी में बह गए। भीकन गांव में लगातार बारिश के चलते दुकानों में पानी भर गया। बारिश के पानी से सड़कें तालाब बन गई। खरगोन में भारी बारिश से साटक नदी उफान पर है। नदी किनारे बने कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों का लाखों रुपए का सामान पानी में बर्बाद हो गया। घरों में रखा खाद और मवेशियों का चारा पानी में डूब गया। किसान को खाद काफी मुश्किल से मिल रहा था। ऐसे में खाद डूब जाने से किसान परेशान है। रात को अचानक बाढ़ आ गई नदी ज्यादा पानी गिरने से, और हमारे मकान भी यहीं पर है सर, नदी के साइड में ही है। तो सब खाने पीने की चीज़ भी सब बह गई सर पानी में, और हमारे जो खेती के लिए हमने खाद रखा था 50-60 बोरी, वो भी पूरा नष्ट हो गया है सर। और हमारी अभी तो फसल अभी हमने सिर्फ बोई है सर, उसके बाद में क्या होगा? अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारी तो आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे को कुछ भी इसकी शासन प्रशासन इसका सर्वे करवा ले और हमारे को कुछ भी राहत राशि प्रदान करे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में अभी आफत की बारिश से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश के कई शहरों के लिए, कई संभागों के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि रेड, ऑरेंज और येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। बता दें आपको कि बारिश ने कई शहरों में स्थानीय प्रशासन और निगम के व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, परेशानी लोगों की बढ़ा दी है। इंदौर, खरगोन और छिंदवाड़ा की तस्वीरें, वहां क्या हालात बने हैं, ये बयां करने के लिए काफी हैं। इसी के साथ आज प्राइम टाइम 8 PM में बस इतना ही। नमस्कार।